एवरीवन। आज हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही थी। आज हम सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर 2 टॉपिक हमारा कि डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ द करिकुलम की हमारी इसके अंतर्गत अनुदेशन सामग्री क्या है और इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का विकास और उसका डिजाइन कि किस आधार पर हम पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो करते हैं, पाठ्यक्रम का रूपरेखा कैसी होती है। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो अनुदेशन सामग्री है वो क्या है। अनुदेशन सामग्री के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हम पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो शिक्षण कार्य है वो हमारा एक प्रकार का ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत हम उसे रोचक, उसे मौलिक रूप से यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की सामग्री की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के अंदर आश्रम के अंदर यदि विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांतिक शिक्षा दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी और जो शिष्य थे गुरुकुल के अंदर उनको रहना पड़ता था और गुरुकुल के अंदर रहते हुए वो अपने शास्त्रों के मुताबिक शिक्षा ग्रहण करते और उसके साथ साथ वो अपने गुरुजनों का आदर करते, उनकी फिर शारीरिक रूप से उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे। तो उसके अंतर्गत वो वहां पर सिद्धांतिक के साथ व्यवहारिक अपने संस्कारों की शिक्षा भी ग्रहण करते थे। लेकिन हमारी जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांतिक ज्ञान दिया जाता था। सिद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिकली जो ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान की जो जरूरत थी वो नहीं दी जाती थी। इसलिए हमारे इस शिक्षण कार्य के अंतर्गत अनुदेशन सामग्री की जरूरत पड़ी। और अनुदेशन सामग्री क्या है? जिसके माध्यम से हम बच्चे को शिक्षण देने का प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। अब उद्देश्य हमारे क्या है? उद्देश्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बच्चे का हमने शारीरिक रूप से विकास कैसे करना है, बच्चे का मानसिक रूप से विकास कैसे करना है, बच्चे का संवेदनात्मक रूप से विकास हमने कैसे करना है, बच्चे का सामाजिक रूप से हमने विकास क्या करना है। इट मीन्स क्या होगा कि आज की जो हमारी शिक्षा है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर आधारित मानी जाती है। पहले अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, अध्यापक ने जो पढ़ा दिया बच्चा वही सीख लेता। लेकिन आज की हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने बच्चे को सिखाना है, बच्चे का विकास करना है। बच्चे के विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ हमारी सामग्री की, हमारी टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, हमारी अनुदेशन सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत हम उनके माध्यम से बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इस सामग्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं, हमारे टीचिंग मटेरियल है, इसके रूप में हम दृश्य सामग्री की बात करते हैं, श्रव्य सामग्री की बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक प्रकार का हमारे दृश्य साधन तो है लेकिन वो हमारा एक सिद्धांतिक ज्ञान देने की बात की जाती है। लेकिन सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ जिस पाठ्यक्रम को उन पाठ्य पुस्तकों के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो पाठ्यक्रम यदि व्यवहारिक है, वो सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक जानकारी देता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर मकसद क्या है कि हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम किस प्रकार से विकसित होता है, पाठ्यक्रम का जो डिजाइन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम की यदि हम बात करते हैं हमारे करिकुलम की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा करिकुलम क्या है। करिकुलम मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय करिकुलम, कि हम पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, किस प्रकार से कि यदि जिंदगी के किसी भी छोर के अंदर आप इस मंजिल पर खड़े हो और ये आपकी दूसरी मंजिल है, या ये कह सकते हैं कि ये अध्यापक है, ये एक टीचर है और ये एक विद्यार्थी है, दोनों के बीच एक पुल का जो काम करता है वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको करिकुलम बोलेंगे। कि करिकुलम के माध्यम से ही दोनों का
कम्युनिकेशन हो सकता है विदाउट करिकुलम नो वैल्यू टीचर नो वैल्यू विद्यार्थी, कि दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है यदि आपके पास करिकुलम नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, क्योंकि जिस पुल के ऊपर यदि टीचर के द्वारा उसको शिक्षण दिया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, विद्यार्थी को हासिल करना है उसको एक शिक्षा के रूप में, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। या ये कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है हमारा, जिस पर क्या है, इस पर दौड़ना है विद्यार्थी को, क्या करना है विद्यार्थी को, रनिंग करनी है इसके ऊपर, इस पर दौड़कर ही वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से बना है, कि जो हमारा करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि मार्ग पर दौड़ना, कि मार्गदर्शन करता है। इसमें मार्गदर्शन कौन करता है, वो एक टीचर के द्वारा किया जाता है, और उस पर चलने का कार्य किसके द्वारा होता है, वो विद्यार्थी के द्वारा चलने का जो कार्य होता है, तभी जाकर वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पर मानता है कि हम इसको एक ब्रिज के रूप में भी मानते हैं और इसको एक मार्ग के रूप में भी मानते हैं, कि जिसके ऊपर चलकर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के बिना हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात क्या है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति यदि करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए इसके अंतर्गत माना जाता है कि हम सिलेबस शब्द की बात करते हैं। सिलेबस शब्द क्या है, सिलेबस शब्द का भी प्रयोग इसके साथ किया जाता है, वो किस रूप में हम करते हैं, क्योंकि अक्सर जो सिलेबस और करिकुलम में अंतर क्या माना जाता है। अब देखिए कि सिलेबस और करिकुलम में हम क्या अंतर मानते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, कि करिकुलम क्या है और हमारा सिलेबस क्या चीज है, दोनों के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम और अध्ययन क्रम में क्या अंतर मानते हैं। ये माना जाता है कि जो सिलेबस है उसका जो दायरा है वो संकुचित है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो संकुचित अर्थों में करते हैं, लेकिन जो करिकुलम है उसका जो दायरा है वो व्यापक रूप से माना जाता है, जिसके अंतर्गत हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास के अंदर बच्चे का हमें बौद्धिक विकास करना है, इसके अंदर बच्चे का शारीरिक विकास करना है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जो गतिविधियां सहक्रियाएं होती हैं, क्योंकि आज के युग के अंदर जो हमारी सहक्रियाएं हैं वो हमारे करिकुलम का एक पार्ट बन चुकी हैं। एक सहक्रिया कौन सी, कि पहले ये टाइम वेस्टेज माना जाता था, लेकिन आज हमारे इस शिक्षा के सत्र के अंदर यदि हम देखते हैं तो ये इसका करिकुलम का एक हिस्सा बन चुकी है, एक पार्ट बन चुकी है। क्यों, क्योंकि थ्योरिकली सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों की प्रैक्टिकली, जिसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना, बच्चे की कल्चर एक्टिविटी होना, इससे संबंधित बच्चे का क्विज कंपटीशन होना, इस प्रकार की गतिविधियों का होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को सभी प्रकार के फील्ड का ज्ञान होना अनिवार्य माना जाता है। इस आधार पर माना जाता है कि हम बच्चे को जो अध्ययन करवाते हैं, अध्ययन के अंतर्गत बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान देने की बात की जाती है, हमारा जो सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान की भी बात की जाती है, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि एक करिकुलम एक विद्यार्थी के लिए और एक टीचर के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें किन रूपों को ध्यान में रखकर इस बात पर हम बल देते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, यहाँ पर हम शब्द बात कर रहे हैं डिजाइनिंग, कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, जिसके आधार पर हम उसका रूपरेखा तैयार करके उसकी बच्चों के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हो। क्योंकि पाठ्यक्रम के विकास की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से, अक्सर देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो धीरे धीरे करके अस्तित्व में आया, क्योंकि पहले ऑलरेडी बच्चे मौखिक रूप से ज्ञान अर्जित करते थे, कि ओरल रूप से टीचर बताता, बच्चे उसको सुनते, उसको ग्रहण करते, उसको समझते, लेकिन धीरे धीरे करके पत्तों के ऊपर प्रचलन हुआ कि बच्चों ने जो पेड़ के पत्ते हैं उनके ऊपर लिखना शुरू किया और उस
पत्तों के ऊपर लिखकर बच्चा टीचर के अपने शिष्य जो करता अपने गुरु के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता, लेकिन धीरे धीरे करके वो लेखन कौशल विकसित हुआ और उसी के आधार पर हमारा धीरे धीरे करके एक पाठ्यक्रम को तैयार करने का प्रयास किया गया कि अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टीचर के द्वारा एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, और वो भी एक निर्धारित समय के अंदर। क्योंकि आप कोई भी क्लास पूरी करते हो तो हम एक वर्ष के अंदर क्या करते हैं, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करते हैं और यूनिट वाइज उसको डिवाइड कर दिया जाता है, या छोटी कक्षाएं हैं तो उसकी अलग से हर विषय की एक बुक बना दी जाती है, जिसके आधार पर हमारा पाठ्यक्रम धीरे धीरे करके बनाने का प्रयास किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जिसके आधार पर हमारा जो पाठ्यक्रम है तो उसको हम विकसित कर सकते हो, उसकी रूपरेखा या उसका डिजाइन बना सकते हो। क्योंकि इसके आधार पर हमें मानने का प्रयास ये करना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देने योग्य है कि जिसके अंतर्गत हम इस बात में विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहली बात हम करते हैं कि उद्देश्यों और लक्ष्यों की दृष्टिगत रखना, कि हमारा जो उद्देश्य है और हमारे जो लक्ष्य हैं इन दोनों को हमने क्या रखना है कि विशेष रूप से ध्यान में रखकर उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही हमारा जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्देश्य और लक्ष्यों के दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के दृष्टिगत कि हमारा जो करिकुलम बनाना चाहिए वो हमारे उद्देश्यों और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई भी पहले मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हमारे द्वारा क्या किया जाता है, मान लीजिए हमारा भूमि का टुकड़ा है तो उस भूमि के टुकड़े के लिए यदि हम मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से हम क्या बनाते हैं एक मैप बनाते हैं कि हमें मकान किस प्रकार का बनाना है। तो इसलिए इस मकान की रूपरेखा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मैप तैयार करते हैं और उस मैप के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने मकान बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमारे 2 रूम होंगे, किस प्रकार से किचन होगा, ये हमारी आगे लॉबी होगी, ठीक है, वॉशरूम किस प्रकार से, तो हम उसका मैप बनाने का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से हम अपना मकान बनाते हैं। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम को बनाने से पहले आपको क्या निर्धारित करना है कि आपका लक्ष्य और आपके उद्देश्य क्या है, उनको दृष्टिगत रखते हुए आपको अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना है, उसका डिजाइन तैयार करना है। यदि आप इन सिद्धांतों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो इसको आधारभूत रखते हुए अपना पाठ्यक्रम का जो डिजाइन है या रूपरेखा है उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके अलावा क्या कहता है कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत किस प्रकार से, क्योंकि हमने शिक्षा किसको देनी है कि हमें जो शिक्षा देनी है वो बच्चे को देनी है, कि विद्यार्थी के लिए बाल केंद्रितता। वो क्यों, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, क्योंकि हमने बच्चे का विकास करना है, टीचर ने सिर्फ क्या करना है, बच्चे को शिक्षा देनी है, लेकिन हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है कि बाल की विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम, ऐसे हमारे करिकुलम की रूपरेखा होनी चाहिए कि यदि बाल केंद्रित नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाओगे। हमने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, चाहे वो फिजिकली रूप से करे, चाहे वो मेंटली रूप से करे, चाहे अन्य किसी रूप से करने का प्रयास करें, तो लेकिन हमारा केंद्र बिंदु, हमारा सेंटर बिंदु कौन है, वो बच्चा, कि बच्चे को हमने शिक्षा देकर उसका विकास करने का प्रयास हमारे द्वारा करना है। इसलिए हमारा जो करिकुलम है उसकी रूपरेखा बाल केंद्र को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा समाज केंद्र। समाज केंद्र क्यों होना चाहिए, समाज केंद्रितता। समाज केंद्रितता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बच्चा किससे जुड़ा हुआ है,
समाज से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार हमारी सबसे पहली इकाई है और परिवार से मिलकर ही क्या बनता है, समाज का निर्माण होता है। और बच्चा सबसे पहले उसका जो गुरु होता है वो उसकी माँ होती है। पारिवारिक रूप से पहला उसका जो शिक्षक होता है वो बच्चे की माँ होती है। इसके अलावा बच्चा अपने परिवार से स्कूल में जाता है, ठीक है, पहला शिक्षक के रूप में उसकी माँ होती है, लेकिन परिवार से बाहर निकलते ही यदि वो अपने समाज के अंदर दोस्तों को या समाज के अंदर रिश्तेदारों के मिलता है तो उसका पिता उसे उनसे मिलवाता है। आस पड़ोस है, समाज में का रूप है। हमारा जो स्कूल है वो भी समाज का एक अंग है। अन्य किसी भी प्रकार की संस्थाएं हैं वो भी समाज का अंग है। तो इसलिए समाज के अंदर जो भी हमारी आधारभूत जरूरतें हैं दैनिक जीवन की, जो भी हम देखते हैं या दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वो हमारे करिकुलम से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि बच्चा जब वास्तविक रूप से इनको प्रयोग करने का प्रयास करे तो बच्चे के समझ में आ जाना चाहिए कि उसने अपने इन सब चीजों को अपने पाठ्यक्रम के अंदर वो थियोरिकली सिद्धांतिक रूप से पढ़ चुका है। क्योंकि सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हमारा व्यवहारिक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान होना बहुत जरूरी है और वो प्रयोगात्मक और व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को समाज के द्वारा ही मिलता है। इसके अलावा हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। अब लचीलेपन का सिद्धांत क्यों हो, क्योंकि इसके माध्यम से समय के साथ हमें बदलने की जरूरत पड़ती है। लचीलेपन का सिद्धांत, क्योंकि यदि आज बच्चे को जो चीज आप पढ़ा रहे हो, समय बीतने के साथ उसके अंतर्गत हमें जरूरत महसूस की जाती है। वो क्यों, क्योंकि आज जो आपने पाठ्यक्रम पढ़ाया, इवन तो हम बात करें ये तो हमारा करिकुलम है जो कि कक्ष के अंदर हमने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें भारतीय संविधान की, क्योंकि ये हमारा एक अर्थशास्त्र विषय के रूप में हम इसको मानते हैं और इसके अंदर हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। लेकिन यदि हम भारतीय संविधान की बात करते हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है, उसके अंदर भी इस बात को रखा गया है कि उसके अंदर भी लचीलापन होना चाहिए, ताकि समय के अनुसार जरूरत पड़े तो हम उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हो। तो इसलिए जैसे आज हम 2021 के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज से 5 साल के बाद सरकार भी क्या करती है, अपनी पॉलिसी है, शिक्षा की जो पॉलिसियां हैं उसके अंदर बदलाव करती है। तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी इस प्रकार से लचीलापन होना चाहिए कि समय के साथ जैसी बच्चों की जरूरत महसूस की जाए वैसा हमारा पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाना चाहिए, ऐसी उसकी रूपरेखा है वो तैयार की जानी चाहिए। यदि हम इस बात को विशेषकर ध्यान में रखेंगे तभी जाकर बच्चे का जो उसकी इंपॉर्टेंस मान पाएंगे, क्योंकि करिकुलम का महत्व केवल बच्चे के लिए नहीं है बल्कि वो अध्यापक के लिए भी हम करिकुलम का महत्व मानते हैं। करिकुलम का महत्व क्यों माना जाता है, क्योंकि यदि अध्यापक के पास पाठ्यक्रम नहीं है, वो क्या पढ़ाना चाहता है, किस प्रकार से पढ़ाना चाहता है, किस मेथड से पढ़ाना चाहता है, अध्यापक नहीं जान सकता। इसीलिए बच्चे के लिए भी जरूरी है बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है। अब देखिए 10th तक जब हम अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं वो सामान्य शिक्षा देते हैं, पूरे भारत के अंदर सामान्य शिक्षा है, लेकिन बच्चा नेक्स्ट किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो MBBS की तरफ अपनी मेडिकल की स्टडी करेगा, इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर की स्टडी करेगा, लॉयर बनना चाहता है तो अपने लॉयर की स्टडी करेगा, यदि टीचर बनना चाहता है तो टीचर के लिए वो अपने उस तरफ की स्टडी करेगा। तो कहने का अभिप्राय कि हमारे जिस फील्ड की जरूरत महसूस की जाती है वैसे बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे इस पाठ्यक्रम के अंदर लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि 1986 की नीति NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया था कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसे हम एक मॉडर्न भारत के रूप में, एक आधुनिक भारत के रूप में प्रवेश करने का प्रयास करें। ऐसी हमारी एक शिक्षा नीतियों को तैयार किया जाना चाहिए। तो समय समय पर हमारी शिक्षा नीतियों में बदलाव किया जाता है, उसी प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी बदलाव किए जाए ताकि हम अपने पाठ्यक्रम को आसानी के साथ बना सकते हो। इसके अलावा हमारा दूरदर्शिता का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें दूर की सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर
किस प्रकार का पाठ्यक्रम, दूरदर्शिता का सिद्धांत, क्योंकि हमें जरूरत किस बात की है कि भविष्य में हम क्या करते हैं, हम दूर की फ्यूचर की सोचकर चलते हैं। क्योंकि अगर आप आज 10th पास कर चुके हो, आपने कुछ डिसाइड नहीं किया कि आपने क्या बनना है, आपने किसकी स्टडी करनी है, आपने 10th प्लस 2 कर ली, उसके बाद फिर आपने नहीं सोचा कि मुझे किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद आप फिर उस चौराहे पर खड़े हो जिसके अंदर आप सोचने के लिए मजबूर है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो ऑलरेडी आपको इस प्रकार से पाठ्यक्रम दिया जाए कि आप पहले से अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपनी रुचि बनाओ, जिसके अंदर आप डिसाइड कर सको कि मुझे किस फील्ड की तरफ अपना कैरियर है वो बनाना है। तो इस आधार पर आपके पाठ्यक्रम की रूपरेखा हो, ताकि बच्चा ये जान सके कि मुझे भविष्य के अंदर किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को करना है। तो इसलिए हमारा ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा इस पाठ्यक्रम के निर्धारित करने के अलावा इन सिद्धांतों, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो पहले प्लानिंग करके चलते हैं, कुछ नियमों को फॉलो करके चलते हैं जिसमें हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सकते हो। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ऐसा सिद्धांत हमारा होना चाहिए जिससे बच्चे क्या हो, प्रेरित हो। प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं तो बच्चा कुछ करने की इच्छा जाहिर करता है, यदि वो प्रेरित होता है तो। यदि प्रेरित ना होगा तो बच्चा कुछ करने की जिज्ञासा नहीं रखेगा और बच्चा अपनी मायूसी के साथ अपनी स्टडी छोड़ देता है। तो इसलिए आपके करिकुलम के अंदर इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि जिसके अंतर्गत आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना पाठ्यक्रम है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपका समन्वय का सिद्धांत, कि आपको दूसरे विषय के साथ समन्वय का अपनाना चाहिए। समन्वय कि दूसरे विषयों के साथ यदि आप स्थापित नहीं करोगे समन्वय, तो उसके कोरिलेशन की आपको विभिन्न ज्ञान से संबंधित में करने में सहायक हो, जिसके माध्यम में आप संगठित करके किसी भी विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास करते हो। क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो कोरिलेटेड होना चाहिए। कोरिलेटेड होगा तो बच्चा दूसरे विषयों के साथ उसको समन्वित करके जानने का प्रयास करेगा। क्योंकि जैसे हमारा जो सामाजिक का विषय है, सामाजिक अध्ययन का विषय जो है 10th क्लास तक क्या किया जाता है, इसके अंदर इतिहास विषय, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये विभिन्न प्रकार के विषय इंक्लूड करके पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप आसानी के साथ इस सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उनको जान सकते हो। उसी प्रकार से हमारे अर्थशास्त्र विषय के दौरान इस बात को जानने का प्रयास किया जाता है कि बाकी विषयों के साथ इसका समन्वय स्थापित हो। ऐसा हमारे पाठ्यक्रम को तैयार करने का, रूपरेखा करने का ऐसा सिद्धांत हमारा होना चाहिए। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखने के योग्य ये बातें। तो ये था आपका टॉपिक कि जिसके अंतर्गत हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में किस प्रकार से हम किस सामग्री का प्रयोग करें, और आज के आधुनिक युग के अंदर हम जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार का महत्व रखती है, और हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार से विकसित होकर कैसे चला, कैसे बना, और किन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम उसकी रूपरेखा या उसका डिजाइन है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका इजी सा टॉपिक है कि आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर हम पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 सीधा क्वेश्चन, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या गुणवत्ता हो सकती है वर्णन करें, या पाठ्यक्रम की नीड एंड इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करें कि पाठ्यक्रम का महत्व और जरूरत किस प्रकार होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक्स।